ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अपना खुद का विंडोज़ 10 का कस्टम आईएसओ आप कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें से आप बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स को रिमूव कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज को भी रिमूव कर सकते हैं और बना सकते हैं एक स्टेबल विंडोज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम डाउनलोड करेंगे जिसका नाम है एंटी लाइट। ठीक है, अब अगेन एंटी लाइट जो है ये एक पेड प्रोग्राम है, लेकिन इसका फ्री वर्जन भी आता है। ठीक है, और फ्री वर्जन में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको मिल जाती हैं, तो आपको पेड की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अनलेस आप जो है बहुत ज़्यादा डीप डाइव करना चाहते हैं चीज़ों में, या आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो एंटी लाइट का मैं 64 बिट वर्जन इंस्टॉल कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें इसे डाउनलोड करना होगा और डाउनलोडिंग पे लगा दिया है मैंने एंटी लाइट। दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए होगी वो है विंडोज़ 10 का आईएसओ। तो ये हम विंडोज़ 10 आईएसओ सर्च करेंगे और हमें मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का पेज, डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज, यहाँ से आप कर सकते हैं विंडोज़ 10 का आईएसओ। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ये विंडोज़ 11 पे भी काम करती है, लेकिन फ़िलहाल मैं विंडोज़ 10 का आईएसओ बनाना आपको बताऊंगा। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट की आदत है कि ये आपको पहले बोलेगा कि आप मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करिए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसे ये बताना है कि हम विंडोज़ कंप्यूटर तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, हम तो जो है हम मैक ओएस इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप ब्रेव ब्राउज़र या क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप F12 दबा के डेवलपर टूल्स पे चले जाइए सीधे, और ये हम यहाँ पे आ गए। उसके बाद सेट कर देते हैं यहाँ पे आईफोन SE कर देते हैं। ठीक है, डायमेंशंस रिस्पॉन्सिव में जाके आईफोन SE मैंने कर दिया, तो अभी हम इसको करेंगे रिफ़्रेश। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट को ये लगेगा कि हम जो है आईफोन से वेबसाइट पे आए हैं, तो वो हमको मीडिया क्रिएशन टूल का ऑप्शन देगा नहीं। उसको लगेगा कि मीडिया क्रिएशन टूल कहाँ चलेगा आईफोन के अंदर, तो वो कहेगा कि ठीक है तुम डायरेक्ट आईएसओ डाउनलोड कर लो। तो ये देखिए विंडोज़ 10 मल्टी आईएसओ, और कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आप मोर डाउनलोड ऑप्शन पे भी जा सकते हैं, जो कि समहाउ खुल नहीं रहा है, लेकिन हम फ़िलहाल इसी को कंफर्म कर देते हैं और सेलेक्ट द प्रोडक्ट लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स या यूनाइटेड किंगडम या इंग्लिश इंडिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट्स ही ले रहा हूँ, आप चाहें तो इंटरनेशनल भी ले सकते हैं। कंफर्म कर देंगे, और अगर आपके पास पहले से आईएसओ है तो फिर इन चीज़ों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है। 64 बिट डाउनलोड, और इस पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो डाउनलोड शुरू हो गया है, लेकिन मेरे पास पहले से है तो मैं इस डाउनलोडिंग को रोक देता हूँ। मुझे बार बार आईएसओ नहीं डाउनलोड करना है, तो मैंने डाउनलोड कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे वो आप देखिएगा। ओके, तो अब मैं एक और चीज़ चाहता हूँ जिसका नाम है टेक ओनरशिप। तो कई बार क्या होता है कि किसी फोल्डर को एडिट करने की या कोई फ़ाइल डिलीट करने की आपको परमिशन नहीं होती। जैसे अगर आप अपने विंडोज़ के सिस्टम 32 में जाके अगर आप कोई चेंजेस करते हैं तो वो आपको रोकता है, कहता है कि आपके पास परमिशन नहीं है इसको करने की। तो वो बात समझ में आती है, लेकिन कई बार ये हमें आईएसओ में भी चेंज करने से रोकेगा, कहेगा कि आपके पास परमिशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गूगल पे सर्च किया टेक ओनरशिप विंडोज़ 10, और एक ये वेबसाइट आ गई, ऐड टेक ओनरशिप टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इन विंडोज़ 10। इसको हम खोलेंगे ज़रा, और ठीक है, तो ज़रा इसको डाउनलोड करके देखते हैं, सेव करते हैं और ज़रा ओपन करते हैं। तो ये एक रजिस्ट्री फाइल है, रन करते हैं इसको। ठीक है, ये हमारी रजिस्ट्री में ऐड हो गया। ज़रा राइट क्लिक करते हैं, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, विंडोज़ पे जाके राइट क्लिक करते हैं, गिव एक्सेस टू एडवांस शेयरिंग।
सिस्टम 32 पे या किसी पे भी हम जो है ये आ गया, टेक ओनरशिप आने लगा। ये टेक ओनरशिप ही हमको चाहिए था। तो ये जो वेबसाइट है ये 10forms.com करके है, ट्यूटोरियल्स हाउ ऐड टेक ओनरशिप कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। मैंने टेक ओनरशिप सर्च किया, टेक ओनरशिप विंडोज़ 10, और ये विंडोज़ 10 फॉर्म्स करके जो सर्च खुल के आया, मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो है ये फर्स्ट वाला ही मैंने डाउनलोड कर लिया था, उसके बाद आने लगा था, ठीक है। तो ये इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारे पास एंटी लाइट आ गया है, ISO आ गया है, और टेक ओनरशिप का ऑप्शन हमारे विंडोज़ में आ गया। तो अब हम एंटी लाइट को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो जाते हैं अपनी डाउनलोड फाइल्स में और एंटी लाइट को करते हैं इंस्टॉल। एक्सेप्ट कर लेते हैं। और मैं फ़िलहाल पोर्टेबल वर्जन इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। आप चाहें तो पोर्टेबल भी कर सकते हैं। पोर्टेबल को आप कहीं पे भी रख सकते हैं, डेस्कटॉप पे, डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको C ड्राइव में इंस्टॉल करूँगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पोर्टेबल मोड, लेकिन मुझे पोर्टेबल करना नहीं है। क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट और लॉन्च एंटी लाइट। तो यहाँ पे लाइसेंस के बारे में पूछेगा, तो हम फ्री लाइसेंस रखते हैं। और अब अपने ब्राउज़र को कर देते हैं बंद, ठीक है। ओके, तो मेरे डेस्कटॉप पे जो है वो विंडोज़ 10 की ISO फाइल आ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, ठीक है। ये विंडोज़ 10 इंग्लिश इंटरनेशनल है और बिल्ड है 22H2। और अब हम यहाँ पे हमारे एंटी लाइट में एक ऐड का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आ रहा है इमेज WIM ESD SWM, तो इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। ISO जो है, ISO को चूज़ कर लेते हैं और डेस्कटॉप सेलेक्ट करके विंडोज़ 10 इंटरनेशनल को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक डिस्क बन के आ गई है और इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू एडिट पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। आपकी C ड्राइव में कम से कम इस प्रोसेस के लिए 11 से 12 GB जो है वो फ्री होना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में कुछ डेटा जो है वो टेम्परेरी स्टोरेज में सेव होता है। तो अगर आपकी C ड्राइव में 11 से 12 GB स्पेस अगर खाली नहीं होगा, तो हो सकता है कि बीच में ये क्रैश कर जाए या फिर वो पहले ही वार्निंग दे दे कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो ये हमारी जो विंडोज़ है वो खुल के आ गई है यहाँ पे, और बहुत सारे विंडोज़ के ऑप्शन इसके अंदर हैं। वैसे मैं बता दूँ, मैंने तो इसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और कुछ चीज़ें स्किप भी कर दी, लेकिन ये खुलने में जो है ये अच्छा खासा टाइम ले लेता है। और अगर आपका कंप्यूटर जो है, वैसे मेरा कंप्यूटर बहुत पावरफुल तो नहीं है, 4 कोर 4 थ्रेड वाला पुराना i5 2400 है, लेकिन अगर आपका PC इससे भी ज़्यादा वीक है तो ये और ज़्यादा टाइम ले सकता है खुलने में, ठीक है। तो अब आप पहली चीज़ ये कर सकते हैं कि जो भी आपको वर्जन चाहिए विंडोज़ का, जैसे मुझे प्रोफेशनल चाहिए, तो मैं इसको छोड़ के बाकी सारे डिलीट कर दूंगा। हालांकि ये स्टेप इतना ज़रूरी नहीं है अगर आप सिर्फ अपने लिए ISO बना रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन डालेंगे या किसी और को देंगे तो ये बाकी सारे डिलीट कर देना ही ज़्यादा बेटर है। जैसे मैं आपको ये कोर डिलीट करके दिखाता हूँ। राइट क्लिक किया मैंने इस पर और ये डिलीट आ गया, और डिलीट कर देंगे। अब जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो ये ऐसा नहीं कि तुरंत आराम से डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट होने में बहुत लंबा टाइम लेगा। तो आपको वेट काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा अगर आपको ये सारे के सारे डिलीट करने हैं और एक ही रखना है तो इसमें हर चीज़ टाइम बहुत लेती है, ये होता है। ओके, तो ये डिलीट हो गया है, और इसी तरीके से मैं ये कोर भी और बाकी सारे भी डिलीट कर दूंगा।
तो मैं कीबोर्ड पे डिलीट बटन दबाता हूँ, मैं खाली प्रोफेशनल रखूँगा, ठीक है। तो कोर को भी डिलीट कर देते हैं, और एक साथ सेलेक्ट करके मल्टीपल डिलीट होते नहीं हैं कि आप सोचें कि आपने ऐसे करके सब सेलेक्ट कर लिए और सब एक साथ डिलीट कर दिए। आपको एक एक करके ही डिलीट करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल जो वर्जन एंटी लाइट का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं। हो सकता है फ्यूचर में कोई अपडेट आ जाए या कोई रिलीज़ ऐसी आ जाए जिसमें आप जो है मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करके एक साथ डिलीट कर पाएँ, तो वो ज़्यादा मतलब अच्छा ही होगा वो। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमने जो है सारे जो वर्जन थे वो डिलीट कर दिए विंडोज़ के। अब एक काम ये करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ISO एडिट। तो हम ये लोड पे क्लिक करते हैं। ISO अभी हमें नहीं बनाना है, लोड पे क्लिक करेंगे और ये लोडिंग होने में लेगा अच्छा खासा समय, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्जन थे। यहाँ पे एजुकेशन था, एजुकेशन N था, प्रोफेशनल था, प्रोफेशनल वर्क स्टेशन था। तो सबसे बड़ा जो विंडोज़ का वर्जन है, जो महंगा वर्जन है, वो तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल वर्क स्टेशन है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें हटानी हैं जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उन एडिशनल सर्विसेज का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने जो है प्रोफेशनल वर्क स्टेशन को हटा दिया। तो ये कभी कभी पीछे भी चला जाता है, जैसे कि ये 99 पे आया लेकिन फिर 97 पे चला गया, तो ऐसा कभी कभी होता है। और ये अब लोड हो चुका है। तो जैसे ही ये लोड हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कि अपडेट्स आ जाएंगे, ड्राइवर्स आ जाएंगे। ड्राइवर्स वैसे तो मैं से खाली छोड़ना ही पसंद करता हूँ, अनलेस मुझे किसी यूनिवर्सल ड्राइवर के बारे में जानकारी हो जो हर जगह काम करता हो, क्योंकि ड्राइवर हर हार्डवेयर के लिए अलग होता है। मान लीजिए मैंने एनवीडिया का कोई ड्राइवर डाल दिया, लेकिन किसी दूसरे के कंप्यूटर में AMD का ग्राफिक्स कार्ड लगा है, तो जिनके में एनवीडिया का लगा है उनको तो विंडोज़ के बूट होते साथ ही ड्राइवर मिल जाएगा, लेकिन जिनके में AMD का लगा है उनमें एक तो ड्राइवर मिलेगा नहीं, ऊपर से एनवीडिया का जो सेटअप है वो ड्राइवर का वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं ड्राइवर वाला सेक्शन जो है इसका ऐसा ही छोड़ना पसंद करूँगा। अपडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐड करना है लेटेस्ट ऑनलाइन अपडेट्स, और ये यहाँ पे सर्च करेगा, ठीक है। और इसको बहुत सारे अपडेट्स मिल गए हैं जो ये मिसिंग बता रहा है, और यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये नेट फ्रेमवर्क 4.8.1 ले लेता हूँ। इंटेल मेमोरी मैप्ड, इसको भी चेक कर देते हैं, और इसमें देखिए हम दो में से कोई एक ले सकते हैं। तो एक जो है वो थोड़ा सा लेटेस्ट है, तो मैं ये वाला लेता हूँ 4.8 नीचे वाला, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, और ओके, तो ये भी वही है 3.8.1। चलिए ऊपर वाला ले लेते हैं, और नेट फ्रेमवर्क ये वाला ले लेते हैं, और उसके बाद इन दोनों में से भी हम कोई एक ले सकते हैं। तो फ़िलहाल ये वाला लेना ठीक रहेगा। तो हम यहाँ पे हमें डाउनलोड का ऑप्शन दिखा रहा है, लेकिन हम डाउनलोड एक्चुअली में नहीं कर सकते, वो पेड वर्जन में होता है, ठीक है। अगर हम डाउनलोड करेंगे तो लिख के आ जाएगा प्रीमियम फीचर। तो हम कर क्या सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं ये वाला जो ऑप्शन दे रखा है, हम यहाँ पे इनक्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि डाउनलोड तो ये नहीं होगा, लेकिन जब हम ISO बिल्ड करेंगे तो बिल्डिंग के दौरान ये उस वक्त डाउनलोड होने लगेगा, और डाउनलोड होके हमारे ISO में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। हम इसे
पहले से डाउनलोड करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब हम ISO बिल्ड करेंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा। तो ये क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये हमारे पास आए नहीं है। ड्राइवर्स, रजिस्ट्री ट्वीक्स करने के लिए ये ऑप्शन है, लेकिन इसको छोड़ते हैं ऐसे ही। ओके, तो अब आ जाते हैं पोस्ट सेटअप पे। पोस्ट सेटअप पे हम ये कर सकते हैं कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो विंडोज़ के अंदर पहले से इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि एक प्री इंस्टॉल ISO बना सकते हैं, जो जब बूट होगा तो हमको गूगल क्रोम, VLC मीडिया प्लेयर, WinRAR या 7-Zip ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं हमको पहले से मिल जाएंगे, हमको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली हम यहाँ पे ऐड पे जाएंगे और आप देख सकते हैं कि आप कमांड्स भी ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट्स का भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। और फ़िलहाल हम फाइल पे जाएंगे क्योंकि हमको प्रोग्राम्स ऐड करने हैं। तो मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर लिए हैं, मतलब डाउनलोड कर लिए हैं उनके सेटअप। ठीक है, तो VLC ले लेते हैं और साथ ही साथ मैं ये WinRAR पे भी क्लिक कर देता हूँ और मैं ये ओपन शेल पे भी क्लिक कर देता हूँ। तो ये 3 प्रोग्राम आ गए यहाँ पे। और मैं एक प्रोग्राम और ऐड कर रहा हूँ। मैंने गूगल क्रोम का ऑफलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड किया है और ये हमारा ऑफलाइन इंस्टॉलर। ठीक है, अब हमें सेट करने हैं पैरामीटर्स। सेट किए जाते हैं ताकि जब आपकी विंडोज़ बूट हो तो साइलेंटली जो हैं ये प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो जाएं। अदरवाइज़ ये होगा या तो जब आपकी विंडोज़ लॉग ऑन स्क्रीन पे आ जाएगी, यानी कि जब आपकी विंडोज़ खुल जाएगी तब जो है ये प्रोग्राम्स बूट होंगे, मतलब कि इनका सेटअप रन होगा, या फिर आपकी जो विंडोज़ है उसका जो लोडिंग बार है या लोडिंग व्हील जो है वो घूमता ही रहेगा। वो विंडोज़ कभी जो है लॉग ऑन स्क्रीन पे आएगी ही नहीं। तो कभी कभी उस वजह से एरर आ जाता है। तो एक में तो अपने आप ही इसने पैरामीटर लगा दिया है, इसमें लगेगा /VLC में S, WinRAR में भी /S, और ये जो हमारा ओपन शेल है इसमें 2 पैरामीटर्स लग सकते हैं। अगर पूरा का पूरा हमें प्रोग्राम इंस्टॉल करना है साइलेंटली तो हम /QN लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये /QN नहीं लगाना है। तो एंटी-लाइट की मैं वेबसाइट पे गया, यहाँ पे एक पैरामीटर मिल गया /QN ऐड लोकल इक्वल स्टार्ट मेन्यू। तो इससे क्या होता है कि सिर्फ स्टार्ट मेन्यू आता है। अगेन ये आपको तब चाहिए जब आप एक स्टार्ट मेन्यू ऐड करना चाहें, जो कि मैंने अपने कस्टम ISO में किया था। ठीक है, और यहाँ पे पैसिव का पैरामीटर पहले से लगा हुआ है, लेकिन मैंने गूगल क्रोम के लिए पैरामीटर सर्च किया था तो 2 पैरामीटर्स दिखा रहा था, एक साइलेंट और इंस्टॉल। तो मैं फ़िलहाल यही वाले पैरामीटर्स को लगा देता हूँ। पहले हम लगा देते हैं साइलेंट, स्पेस देते हैं और फिर हम लगा देते हैं ये इंस्टॉल पैरामीटर। ठीक है, और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो एक चीज़ और बतानी थी, ये एक प्रोग्राम है WebView 2। ठीक है, तो WebView 2 का जो है आपको रन टाइम्स इंस्टॉलर जो है आप चाहें तो वो भी अपने ISO में लगा सकते हैं, जो कि मैंने अपने कस्टम ISO में ऑलरेडी इसको लगा दिया था। बहुत सारे प्रोग्राम्स में होता ये है कि इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो जब आप उनको इंस्टॉल करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इंटरनेट से इसको WebView 2 को इंस्टॉल करने लगते हैं। वैसे यहाँ पे तो माइक्रोसॉफ्ट एज लिखा हुआ है तो आपको लगेगा कि ये खाली माइक्रोसॉफ्ट एज में चाहिए होता है, लेकिन बहुत सारे प्रोग्राम्स में इस WebView 2 की जो है ज़रूरत पड़ती है। तो इसको डायरेक्ट लगाने के लिए आपको इसका ऑफलाइन इंस्टॉलर चाहिए होगा, जो कि आई थिंक ये मैंने एक लिंक खोला, इस पर क्लिक करके देखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे हम आ गए हैं। आप गूगल पे ऑफलाइन इंस्टॉलर सर्च करेंगे तो आप खुद व खुद यहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर मैं इस पे 64 पे डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, देन थैंक यू तो लिख के आ गया है। डाउनलोडिंग लेकिन स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। हाँ, हो गई, और डाउनलोडिंग हमारी शुरू हो गई है। तो अभी मुझे ये चाहिए नहीं है, मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो
ये भी आप अटैच कर सकते हैं। अब कैसे अटैच करना है, इसके जो पैरामीटर हैं, पहले तो आप वैसा ही इसका जो ऑफलाइन इंस्टॉलर है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ऑफलाइन इंस्टॉलर है। एक ऑनलाइन इंस्टॉलर होता है जिसका सेटअप छोटा सा होता है, वो कोई भी फाइल हमको नहीं लगानी है, इसकी भी नहीं लगानी है, ठीक है। जितनी चीज़ें हमने अटैच करी हैं अपने ISO में सब ऑफलाइन इंस्टॉलर हैं, ठीक है। तो इसका हम जब ऑफलाइन इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेंगे तो हम पैरामीटर्स वही दे देंगे जो हमने गूगल क्रोम में दिए हैं, सेम पैरामीटर्स हम दे देंगे, ठीक है। silent/install, ठीक है। ओके, तो अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स पे मैंने क्लिक कर दिया है एंड ओके कर देते हैं। और यहाँ पे सिस्टम एप्स ड्राइवर, हार्डवेयर सपोर्ट, ISO इमेज, लोकलाइजेशन, नेटवर्क, रिमोट, प्राइवेसी, ठीक है। तो सबसे पहले ऐप्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें रिमूव कर सकते हैं। 3D व्यूवर मैं पर्सनली रिमूव करना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप चाहें तो कर सकते हैं। कोर्टाना मैंने अपने ISO में रिमूव कर दिया था। फीडबैक एंड हब कभी यूज़ नहीं किया। फिल्म्स एंड TV ज़रूरत नहीं है। गेट हेल्प, ग्रूव म्यूज़िक, VLC मीडिया प्लेयर जब हमारे पास ऑलरेडी है तो एक ही चीज़ के लिए 3-3 4-4 चीज़ें क्यों रखना, लेकिन आप चाहें तो ग्रूव म्यूज़िक रख सकते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत फ़िलहाल महसूस नहीं हो रही। मेल एंड कैलेंडर, चलिए इसको रख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग, SDK एंड XML, माइक्रोसॉफ्ट एज लेगेसी, माइक्रोसॉफ्ट एज को भी रख लेते हैं। अब अगर हमें ये रखना है तो हमको ये भी रखना पड़ेगा, ये जो SDK है फॉर XAML, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इंगेजमेंट फ्रेमवर्क डिपेंड्स ऑन विंडोज़ स्टोर, अच्छा ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पे मैं हटा देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट पीपल, माइक्रोसॉफ्ट फ़ोटोज़ को हम रखते हैं ये सोलेटेयर कलेक्शन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टिकी नोट, इसका मैंने काफ़ी बार इस्तेमाल किया। स्टिकी नोट्स बहुत बढ़िया होते हैं अगर आपको कोई चीज़ तुरंत लिखनी है। अगर आपको कोई अर्जेंटली फ़ोन नंबर बता रहा है कि इसका नंबर ज़रा जल्दी से नोट कर लो और आपका कंप्यूटर खुला हुआ है तो स्टिकी नोट बहुत काम आ जाता है। इनफैक्ट अगर आपका कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो स्टिकी नोट जो है वो चिपका रहता है। MSN वेदर, ठीक है। ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो मिलता नहीं है साथ में, तो इसको मैं हटा देता हूँ। वन नोट एक प्रोग्राम है, आप चाहें तो हटा सकते हैं, लेकिन मैं इसको रखना चाहूँगा क्योंकि ये ज़्यादा कुछ ऐसा डिस्टर्ब नहीं करता है। पेंट 3D रखते हैं। स्काइप हटा देते हैं, स्काइप मैंने कभी यूज़ नहीं किया। टिप्स हटा देते हैं। वेब मीडिया एक्सटेंशन, विंडोज़ अलार्म एंड क्लॉक, विंडोज़ कैलकुलेटर, विंडोज़ कैमरा, ये चीज़ें आप चाहें तो हटा सकते हैं। आपके कंप्यूटर से कैलकुलेटर चला जाएगा, कैमरा चला जाएगा। अगर कभी आप वेब कैमरा कनेक्ट करेंगे तो कोई ऐसा ऐप नहीं रह जाएगा कंप्यूटर में जिससे आप टेस्ट कर पाएँ कि कैमरा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं हटाना चाहूँगा। अलार्म एंड क्लॉक मैं इसको भी नहीं हटाना चाहूँगा, मतलब क्यों हटाना इसको। विंडोज़ वॉइस रिकॉर्डर, अगेन हो सकता है ये आपके किसी काम ना आए, लेकिन क्योंकि मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो वैसे मैंने भी इसको इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको रहने देते हैं, ठीक है। Xbox, अगर आप PC गेम्स खेलते हैं और Xbox का अगर यूज़ करते हैं, PC गेम तो आप इसके बिना भी खेल सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जिसका अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप Xbox कंट्रोलर यूज़ करते हैं या इसे आपने कभी यूज़ किया है तो आप इसको रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको हटाना पसंद करूँगा, ठीक है। तो मैंने Xbox के सारे फीचर्स हटा दिए और मैंने कोर्टाना भी हटा दिया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने हटा दी हैं। इनफैक्ट मैंने अपने ISO से भी जो है Xbox हटा दिया है। मैंने कभी मतलब उसको यूज़ नहीं किया, मुझे कभी ज़रूरत महसूस हुई नहीं, ठीक है। ड्राइवर्स में सब चीज़ों को मैं वैसे ही रहने देता हूँ। हार्डवेयर सपोर्ट में भी हम जो है कोई हार्डवेयर सपोर्ट हटाएंगे नहीं। ISO इमेज एज इट इज़, ज़रा इसको जो है हम ऐसे मिनिमाइज़ कर देते हैं।
अब चलते हैं लोकलाइजेशन पे। एरियल बोल्ड, ठीक है, कैलिबरी, अच्छा ये सब फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट हम सारे रखेंगे, फ़ॉन्ट हमको एक भी नहीं हटाना है। लोकलाइजेशन में कीबोर्ड इनपुट, ठीक है, लैंग्वेजेस में जाते हैं और ये सारी लैंग्वेजेस जो है ये हटा देते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्टोरेज थोड़ी सी हल्की होगी। ये लैंग्वेज बैकग्राउंड में तो रन नहीं करती हैं, तो आपको हटाने की कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इससे आपका प्रोसेस काउंट कम हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इन लैंग्वेजेस को रख सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ हटा देते हैं। और बहुत ज़्यादा आपका डेटा, मतलब डिस्क स्पेस भी ऐसा नहीं है कि सेव हो जाएगा लैंग्वेज को हटाने से, लेकिन हटा ही देते हैं। हमको जापानीज़, कोरियन, पोलिश, पोर्टुगीज़ नहीं चाहिए। आप चाहें तो कुछ इंडिया में बोलने वाली लैंग्वेजेस को रख सकते हैं, जैसे कि तमिल हो गई, मैं हटा ही देता हूँ, ठीक है। मल्टीमीडिया पे आ जाते हैं। मल्टीमीडिया, MPEG2 स्प्लिटर, मीडिया शेयरिंग कंट्रोल पैनल, स्निपिंग टूल मेरे काफ़ी काम आया है। वॉलपेपर को फ़िलहाल हम डिफ़ॉल्ट ही रखते हैं और हम उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। विंडोज़ पर्सनलाइजेशन थीम, ठीक है। Xbox कोर, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। Xbox आइडेंटिटी प्रोवाइडर भी हटा दो, क्योंकि मैंने Xbox, अब मुझे Xbox कहीं पे भी लिखा हुआ दिखेगा तो मैं उसको हटाता जाऊँगा, क्योंकि मैंने Xbox हटा दिया है। नेटवर्क पे आ जाते हैं, ज़रा इसको फिर से मिनिमाइज़ कर देते हैं मल्टीमीडिया को, और ऊपर जो खुला हुआ है लोकलाइजेशन, नेटवर्क पे इंटरनेट एक्सप्लोरर आप चाहें तो हटा सकते हैं, मुझे नहीं हटाना है। मान लीजिए कि कोई ब्राउज़र कभी काम नहीं कर रहा है या कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, ब्राउज़र एक हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, हालांकि इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक सर्विस है जिसको आप चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं आगे चल के, जो मैं आपको बताऊंगा। रिमोट एंड प्राइवेसी, फाइल सर्वर रिसोर्स मैनेजर, कर्नल डिबगिंग, माइक्रोसॉफ्ट मैसेज क्यू, ठीक है। पीयर नेटवर्किंग, ओके, तो इसको छोड़ते हैं। सिस्टम ऐप्स पे आ जाते हैं, ठीक है। हमने ड्राइवर्स, हार्डवेयर सपोर्ट, ISO इमेज में कोई चेंजेस नहीं किया है, इसलिए इस पे टिक बन के आ रहा है। हमने नेटवर्क पे, रिमोट एंड प्राइवेसी पे भी कोई चेंजेस नहीं किया है। सिस्टम ऐप्स पे आ जाते हैं। सिस्टम ऐप्स पे सबसे पहले अगर आप किसी चीज़ को हटाएं तो ये है कंटेंट डिलीवरी मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लिख के आ भी रहा है, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन ऑफ स्पॉन्सर्ड ऐप्स विल डिसेबल प्रमोटेड ऐप्स लाइक कैंडी क्रश, फेसबुक एंड सिमिलर। तो वो जो अपने आप कैंडी क्रश वगैरह इंस्टॉल हो जाता है ना, ये इसी की वजह से होता है, कंटेंट डिलीवरी मैनेजर की वजह से, ठीक है। बाकी आप जो है आई कंट्रोल, फाइल पिकर, अब इसमें सिस्टम ऐप्स हैं जैसे कि एक्सप्लोरर हो गया या नरेटर हो गया, ठीक है। नरेटर को रखा रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। Xbox UI, Xbox जहाँ जहाँ दिखेगा मैं वहाँ से अब हटाता जाऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि Xbox की कोई एक आधी चीज़ छूटी रह जाए कंप्यूटर में। जब मुझे पूरे तरीके से उसको हटाना ही है तो सब कुछ हटाते जाएंगे। Xbox UI भी हम हटाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने Xbox रखा है तो आप इसको भी रख सकते हैं, ठीक है। Xbox का जो वो एक वीडियो रिकॉर्डर होता है वो कुछ लोगों के काम आ जाता है, मेरे पर्सनली वो कभी काम आया नहीं। मुझे जब गेम की अगर कभी रिकॉर्डिंग करनी होती है तो मैं GeForce एक्सपीरियंस से कर लेता हूँ, और बाकी मैं अपने एडिटर से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो इसलिए मैंने Xbox हटा दिया। आप चाहें तो Xbox रख सकते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऐप्स, अब सिस्टम में चलते हैं एक बार। वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ हटाने वाला होगा या हमें कुछ यहाँ से हटाना चाहिए, ये बेसिकली सिस्टम है। वेब कैम एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस, वर्चुअलाइजेशन,
तो सिस्टम से भी हम कुछ हटाते नहीं हैं, ठीक है। तो हमने ऐप्स में से हटाया, लोकलाइजेशन से हटाया, मल्टीमीडिया से हटाया, सिस्टम ऐप से हमने कंटेंट डिलीवरी मैनेजर हटाया था, और सिस्टम से हमने कुछ नहीं हटाया है, ठीक है। अब चलते हैं शेड्यूल्ड टास्क पे, देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे सारे टास्क हैं, हम किसी टास्क को डिसेबल कर सकते हैं, अनेबल कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं नहीं छेड़ना चाहता। नीचे आ जाते हैं फीचर्स पे। फीचर्स, मल्टी पॉइंट कनेक्टर, आप कुछ एक्स्ट्रा चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। विंडोज सैंडबॉक्स, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, टेलनेट क्लाइंट। मुझे फ़िलहाल फीचर्स में भी कोई सेटिंग नहीं कुछ करना है। सेटिंग्स पे आ जाते हैं, सेटिंग्स, ठीक है। तो सेटिंग्स ज़रा सारी देखते हैं हम। तो एक बार सबको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। ऑटो लॉगर ट्रेसिंग, ऑटो लॉगर ट्रेसिंग, ठीक है। कर्नल कॉन्टेक्स्ट लॉगर, डेटा मार्केट, ठीक है। क्रैश कंट्रोल, ऑटो रीबूट ऑन BSOD, यानी कि ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ अगर आएगा तो अपने आप रीबूट हो जाएगा, ठीक है। अनेबल है, अच्छी बात है। ये सारी सेटिंग्स ठीक हैं। डेस्कटॉप की सेटिंग देखते हैं। यहाँ से आप चाहें तो कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। डेस्कटॉप आइकन साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट फार कॉर्नर ऑफ द टास्क बार टू शो द डेस्कटॉप। टास्क बार बटन ग्रुपिंग, आप चाहें तो स्मॉल आइकन्स को भी कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे अगर पता होता उस समय, मैंने ध्यान से यहाँ पे सेटिंग देखी नहीं थी, तो मैं यहाँ पे इसको अनेबल कर देता। आपने देखा होगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि मुझे बड़ा टास्क बार पसंद नहीं है। उस वक्त मैंने ये सेक्शन खोल के देखा ही नहीं था। देख लिया होता तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से, खैर वो चीज़ें बाद में भी हो जाती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये था कि साथ में ही होता सब तो ज़्यादा अच्छा होता। बटन ग्रुपिंग, शो ऑन ऑल मॉनिटर्स, यूज़ द प्रिंट स्क्रीन बटन टू ओपन स्क्रीन स्निपिंग। प्रिंट स्क्रीन बटन का यूज़ करके आप स्क्रीन की स्निपिंग कर सकते हैं। ये फीचर काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता है, तो आप चाहें तो अनेबल कर सकते हैं। बहुत हैंडी फीचर है ये, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको अनेबल नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो बंद ही है। इवेंट व्यूअर चैनल्स एक्सप्लोरर, ऑलवेज शो ऑल आइकन्स एंड नोटिफिकेशन ऑन द टास्क बार डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सब डिफ़ॉल्ट लगा हुआ है। नेटवर्क में सब डिफ़ॉल्ट ही रहना चाहिए, हमको इसमें छेड़खानी करनी नहीं है। पावर कंट्रोल, हाइबरनेशन साइज रैम, ठीक है, सब डिफ़ॉल्ट। प्राइवेसी में आ जाते हैं। अलाउ ऐप एक्सेस अपॉइंटमेंट, अलाउ ऐप एक्सेस कॉल हिस्ट्री, अलाउ ऐप एक्सेस कैमरा कॉन्टैक्ट, अच्छा। अलाउ एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम एनवीडिया ड्राइवर, अलाउ टेलीमेंट्री, ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन ऑफ स्पॉन्सर्ड ऐप्स, ये मैंने देखिए डिसेबल कर रखा है, ठीक है। ये देखिए मैंने डिसेबल कर रखा है। मैं काम करता हूँ, मैं सब रीसेट कर देता हूँ ताकि आपको जो है फिर से मैं दिखा पाऊँ कि क्या क्या डिसेबल करना है, ठीक है। सब रीसेट कर देते हैं एक बार, सब रीसेट। तो सब डिफ़ॉल्ट में आ गया। ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन ऑफ स्पॉन्सर्ड ऐप्स, कंज्यूमर एक्सपीरियंस, ये आपको डिसेबल करना है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है कि अपने आप ही जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे स्पॉन्सर्ड ऐप, डिसेबल कर दिया। ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द हॉटस्पॉट्स टेम्परेली टू सी इफ पेड नेटवर्क सर्विस आर अवेलेबल, इसको छोड़ दीजिए आप, मतलब अपने आप ही किसी दूसरे के इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा अगर हॉटस्पॉट खुला मिल गया तो अच्छी बात है। ऑटोमेटिकली इंस्टॉल सजेस्टेड ऐप्स,
बंद कर दीजिए, इसको डिसेबल कर दीजिए। क्लिप बोर्ड हिस्ट्री, हिस्ट्री अगर आप नहीं रखना चाहते हैं डिसेबल कर दीजिए, ठीक है। कलेक्ट कॉन्टेक्स्ट टू लेट विंडो यूज़ कोर्टाना बेटर अंडरस्टैंड यू, जब कोर्टाना ही नहीं रहा, हमने डिसेबल कर रखा है तो उसको भी डिसेबल करेंगे। कलेक्ट टेक्स्ट टाइप्ड टेक्स्ट टू लेट विंडोज़ एंड कोर्टाना बेटर अंडरस्टैंड यू, डिसेबल करेंगे हम। मतलब ये हमारी इन्फॉर्मेशन लेगा, ये कह रहा है कि आप जो टेक्स्ट टाइप करेंगे वो हम कलेक्ट कर लेंगे आपको अच्छे तरीके से समझने के लिए कि आप क्या क्या चीज़ें डिमांड करते हैं। भाई क्यों कलेक्ट करोगे तुम, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती क्या कि हर चीज़ हम सर्च करेंगे तुम कलेक्ट कर लोगे। कलेक्ट रिटन टेक्स्ट इंक टू लेट विंडोज़ एंड कोर्टाना बेटर अंडरस्टैंड यू, सब तुम कलेक्ट कर लो, नहीं ऐसा नहीं होगा। कोर्टाना डिसेबल। कोर्टाना एक्टिविटी रिकमेंडेशन व्हेन स्विचिंग डिवाइस, जब कोर्टाना ही नहीं रहा, कोर्टाना यूज़ माई साइन इन डिवाइस हिस्ट्री। कोर्टाना ट्रे बटन, लेट एप्स रन इन दी बैकग्राउंड, तो इसको डिसेबल हम नहीं करेंगे। हो सकता है हम डिसेबल कर दें तो ऐप्स जो हैं बैकग्राउंड में रन करना ही बंद हो जाएं, वो ठीक नहीं है। लेट ऐप ऑन अदर डिवाइस यूज़ ब्लूटूथ टू ओपन ऐप एंड कंटिन्यू एक्सपीरियंस ऑन डिवाइसेस, ठीक है। लेट ऐप यूज़ अदर डिवाइस टू कंटिन्यू। हाईलाइट मिस स्पेल्ड वर्ड्स, डिस्प्ले रीसेंट सर्च एंट्रीज इन फाइल एक्सप्लोरर सर्च बॉक्स, जो फाइल एक्सप्लोरर का सर्च बॉक्स होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपने उसमें कुछ सर्च किया है और कोई दोबारा अगर कोई दूसरा इंसान वहाँ पे बैठा हुआ है तो आपकी सर्च हिस्ट्री उसको ना दिखाई दे, तो आप इसको डिसेबल कर सकते हैं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कोई परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट वगैरह पड़ता नहीं है और मुझे इससे कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, लेकिन आप चाहें तो अपने लिए इसको डिसेबल कर सकते हैं। आप कुछ भी सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी, उसकी हिस्ट्री बन के वहाँ पे सेव नहीं होगी, ठीक है। तो ये एक हैंडी फीचर है। हाईलाइट मिस स्पेल्ड वर्ड्स, लेट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड मोर टेलर्ड एक्सपीरियंस एंड रेलेवेंट टिप्स एंड रिकमेंडेशन बाय यूजिंग योर डायग्नोस्टिक डेटा, नहीं हमको मत कुछ तुम बताओ। लेट स्काइप हेल्प यू टू कनेक्ट विथ योर फ्रेंड इफ़ इंस्टॉल, नहीं अगर इंस्टॉल हो भी तब भी कुछ मत करो। लेट माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड लोकली बाय एक्सेसिंग यूज़र लैंग्वेज लिस्ट, नहीं मत करो तुम। लेट माइक्रोसॉफ्ट कलेक्ट माई एक्टिविटीज़ फ्रॉम दिस पीसी, अच्छा तुमको एक्टिविटीज़ कलेक्ट करनी है, नहीं करोगे। बात सिर्फ इसकी नहीं है कि ये हमारी एक्टिविटीज़ कलेक्ट करते हैं या हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं, बात ये है कि ये डेटा कलेक्ट करते वक्त जो है प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं, उससे सीपीयू पे लोड पड़ता है। मतलब ठीक है तुम मेरा डेटा कलेक्ट कर लो, मैं कौन सा किसी को मर्डर करने का कोई प्लान सर्च कर रहा हूँ वेब ब्राउज़र पे कि कैसे जो है कहाँ से बम मिलेगा, कहाँ से जहर मिलेगा, क्या ही मैं सर्च कर रहा हूँ कि एंटी लाइट कैसे डाउनलोड करते हैं, तुम कलेक्ट कर लो डेटा। लेकिन बात यह है कि आप जब डेटा कलेक्ट करोगे तो आप पहले तो मेरा इंटरनेट आप चूज़ लोगे, उसके बाद आप जो है प्रोसेसर की जो मतलब जो मेरे कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग पावर है उसको भी आप ले जाओगे यही सब करने में, तो मतलब मैं तो अपना काम कर ही नहीं पाऊंगा, आप डेटा ही कलेक्ट करते रहोगे सुबह से शाम। तो ये सारी चीज़ें मैं डिसेबल कर रहा हूँ। लेट विंडोज़ ट्रैक ऐप लॉन्चेस टू इम्प्रूव, लेट विंडोज़ ट्रैक ओपन डॉक्यूमेंट्स टू पॉपुलेट जंप लिस्ट, ओकेजनली शो सजेशंस इन स्टार्ट, डिसेबल, कोई सजेशंस मत दिखाओ। ऑनलाइन स्पीच रिकग्निशन सर्विस, पर्सनलाइज्ड स्पीच टाइपिंग टेकिंग इनपुट, ठीक है इसको अनेबल रहने देते हैं। प्री इंस्टॉल ऐप्स, प्री इंस्टॉल OEM ऐप्स, अगर मुझे लग रहा है मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो शायद जो ऐप्स प्री इंस्टॉल आते हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे। सर्च हिस्ट्री ऑन दिस डिवाइस, आप चाहें तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। सेंड माइक्रोसॉफ्ट इंफॉर्मेशन अबाउट आई राइट हेल्प अस टू इम्प्रूव, अरे मत करो ये सब तुम। शेयर्ड एक्सपीरियंस, शो मी फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर्स इन क्विक ऐप्स, अगेन ये एक हैंडी चीज़ है। अगर आपने मान लीजिए कोई फाइल्स या कोई वीडियोस आपने या कोई इमेजेस आपने एक्सेस करी अपने कंप्यूटर में, तो वो उसको क्विक एक्सेस फोल्डर में तुरंत दिखाने लगता कि हाँ अभी रिसेंटली जो है ये फाइल्स ये फोल्डर खोले गए थे इस कंप्यूटर में। आप चाहते हैं कि वो हिस्ट्री ना सेव हो
तो आप यहाँ से इसको डिसेबल कर सकते हैं। सो शो मी सजेस्टेड कंटेंट इन माई सेटिंग्स ऐप, डिसेबल। शो मी विंडोज़ वेलकम एक्सपीरियंस आफ्टर अपडेट, ठीक है, एक्सपीरियंस मुझे दिखाते रहो। शो रिसेंट यूज फाइल इन क्विक एक्सेस, अगेन जो भी फाइल्स हैं वो सारी की सारी फाइल्स गायब कर देगा। ऊपर वाले सेक्शन में वो फोल्डर दिखाता है, ठीक है, आपने कौन कौन से फोल्डर खोले, नीचे वाले में फाइल का ऑप्शन दे रहा है। तो दोनों को ही आप डिसेबल कर सकते हैं। तो ये एक हैंडी फीचर है, मुझे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। सजेस्ट वे आई कैन फिनिश सेटिंग अप डिवाइस URL, टर्न ऑन स्मार्ट स्क्रीन फिल्टर टू चेक वेब कंटेंट, यूज़ हॉटस्पॉट 2.0 ऑनलाइन गेट कनेक्टेड, यूज़ पेज प्रेडिक्शन, ठीक है, यूज़ स्मार्ट स्क्रीन, यूज़ विंडोज स्पॉटलाइट, टिप्स एंड सजेशंस, ठीक है। इसको इतना कुछ डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने भर भर के सब डिसेबल किया है यहाँ पे। और ये कुछ वो चीज़ें हैं जो आप पे नज़र तो रखती ही हैं, लेकिन नज़र रखने के चक्कर में आपका बहुत सारा डेटा ले जाती हैं। स्टार्ट मेन्यू में आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। ऐप लिस्ट को आप अनेबल कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो शट डाउन को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, शट डाउन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो वो करने की मतलब ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके पास ऑप्शन है। सिस्टम, एडोबी टाइप मैनेजर, फॉन्ट ड्राइवर, ऑटोमेटिक एक्टिवेशन, ऑटोमेटिक ऐप डिस्कोटर डिस्प्ले, लॉक स्क्रीन, फास्ट यूज़र स्विचिंग, लॉग ऑन एनिमेशन, हार्डवेयर एक्सेलरेटेड GPU स्केड्यूलिंग, लिंक्ड कनेक्शन, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, वन ड्राइव को मैं डिसेबल कर देता हूँ। ये ध्यान से देख लीजिएगा, सिस्टम के अंदर वन ड्राइव है, तो वन ड्राइव को डिसेबल कर दीजिए। ठीक है, सिक्योरिटी वार्निंग ऑन लॉन्चिंग एप्लीकेशन, अनसेफ फाइल्स, इंटरनेट जूम, ठीक है, वो सारी चीज़ें रखो। टेम्परेरी डायरेक्टरी यूज़र अकाउंट, यूज साइन इन इन्फो ऑटोमेटिकली टू फिनिश माई सेटअप डिवाइस, TCP/IP, ठीक है, TCP/IP में हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। UAC में चेंजेस किए जा सकते हैं। इंस्टॉलर डिटेक्शन, फिल्टर बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, अनेबल UAC फ़िल्टर फॉर ऑल, इसको आप चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल UAC को छोड़ना चाहूँगा, यूज़र अकाउंट कंट्रोल को। विंडोज़ डिफेंडर को आप चाहें तो बिल्कुल उड़ा ही सकते हैं कंप्यूटर से, विंडोज़ डिफेंडर को आप डिसेबल कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। विंडोज़ अपडेट को आप चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। मैं विंडोज़ अपडेट को डिसेबल तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें देखता हूँ। मुझे फर्जी अपडेट नहीं चाहिए, मतलब बेमतलब के अपडेट, कि माइक्रोसॉफ्ट ने मैं कोई अगर टूल यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट का और सॉफ्टवेयर का अगर कोई अपडेट आ गया तो उसको भी जो है उसने विंडोज़ अपडेट के थ्रू जो है मेरे कंप्यूटर में ज़बरदस्ती पुश कर दिया। कई बार अननेसेसरी अपडेट्स आ जाते हैं। ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट मोड, ड्राइवर्स का अपडेट मुझे ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, डिसेबल हो जा, डिसेबल का ऑप्शन, ठीक है, नेवर कर दिया मैंने। आप चाहें तो इसको डिफ़ॉल्ट पे रख सकते हैं कि ड्राइवर्स आपके ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं इस बिल्ड में इसको नेवर कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता, मैं भूल गया कि मैंने अपनी ऑफिशियल मतलब जो मैंने विंडोज़ बनाई है उसमें मैंने क्या रखा है, ठीक है। ऑटोमेटिक अपडेट्स ऑफ स्पीच मॉडल्स, मेरे ख्याल से उसमें ये डिफ़ॉल्ट पे ही सेट है, क्योंकि अपने आप ही जो है NVIDIA का ड्राइवर आ गया था। वो एक अच्छी चीज़ थी कि मुझे ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ा था। ऑटोमेटिक अपडेट स्पीच मॉडल्स, ऑटोमेटिकली अपडेट डिवाइस ड्राइवर्स एंड आइकन्स ओवर द इंटरनेट, डाउनलोड फीचर अपडेट सेफगार्ड, गिव मी अपडेट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट बना, ये मैंने डिसेबल कर दिया था, ये मुझे अच्छे से याद है। मुझे प्रोडक्ट्स के अपडेट नहीं चाहिए थे। आप कुछ डिसेबल यहाँ करें ना करें, इसको आप चाहें तो कर सकते हैं। ये डिसेबल करने से क्या होगा कि जो आपने माइक्रोसॉफ्ट एज इंस्टॉल कर रखा है, या आपने वर्ड, ऑफिस, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल कर रखा है, या कोई अदर माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम आपने इंस्टॉल कर रखा है, तो उसके अपडेट्स को ये विंडोज़ अपडेट के थ्रू पुश नहीं करता है, ठीक है। आपने डिसेबल कर दिया। विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ सर्विस डाउनलोड डिफ़ॉल्ट सेट है। टारगेट रिलीज वर्जन, शो नोटिफिकेशन व्हेन ए PC रिक्वायर्स रीस्टार्ट अपडेटिंग,
ठीक है, डिफ़ॉल्ट रखते हैं। रीस्टार्ट पीसी सून पॉसिबल डिसेबल, ठीक है डिसेबल रहने दो उसको, वो पहले से बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉम्प्ट विंडोज़ अपडेट ऑन इट्स ओन वे, ठीक है। इंस्टॉल ड्राइवर विद क्वालिटी अपडेट्स, ठीक है ये भी ठीक है। ऊपर वाला आप चाहें तो ऑटोमेटिक ड्राइवर अपडेट को आप डिसेबल कर सकते हैं, मेरे ख्याल से डिफ़ॉल्ट रहने में ही ठीक है। ये वाला डिसेबल मैंने कर दिया था और मुझे लगता है बहुत सही फ़ैसला मैंने किया था। सर्विसेज, एक्टिवएक्स इंस्टॉलर। अब देखिए सर्विसेज का ये है ना कि सर्विसेज अगर आप इंस्टॉल होने के बाद डिसेबल करें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा ठीक है, क्योंकि अगर आपके कंप्यूटर में कोई चीज़ अगर ब्रेक हो जाए, काम करना बंद कर दे, तो आप सर्विस की सेटिंग में जाके फिर से उसको अनेबल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ अगर ऐसी सर्विसेज हैं जो मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो कुछ है नहीं, हमने कूड़ा कचरा तो हटा ही दिया है, अब कूड़ा कचरा सारा हटा दिया है। और जो सर्विस सबसे ज़्यादा रिसोर्स लेती है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सी सर्विस है, वो लेती है बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस। ये बहुत रिसोर्स लेती है, और अगर आपके कंप्यूटर में HDD है, मैकेनिकल हार्ड ड्राइव है, तो कई बार ये डिस्क को 100% फुल कर देती है, तो ये बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेती है। लेकिन इसको अगर आप डिसेबल कर देंगे तो होगा ये कि विंडोज़ अपडेट आएंगे नहीं। कोई भी ऐसा प्रोग्राम जैसे मीडिया क्रिएशन टूल, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोग्राम या डायरेक्ट एक्स का सेटअप अगर आप फ्यूचर में इंस्टॉल करेंगे तो वो इंस्टॉल होगा नहीं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट होती है ये वाली सर्विस, बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस, ठीक है। बाकी गूगल क्रोम वगैरह इंस्टॉल हो जाएगा। जो माइक्रोसॉफ्ट के सेटअप होते हैं, ज़्यादातर सेटअप काम नहीं करेंगे इस सर्विस के बाद, क्योंकि वो डिपेंड होते हैं इस सर्विस के ऊपर। तो इस सर्विस को आप जब आपका मन करे आप ऑफ़ कर लीजिए सर्विस के थ्रू, मतलब अपनी विंडोज़ को इंस्टॉल करने के बाद आप इसको डिसेबल करिए। अगर आपको दिक्कत होती है तो यहाँ से मत करिएगा, ठीक है, यहाँ से करना ठीक नहीं होगा। बिट लॉक ड्राइव इनकरिप्शन, अगेन इन सर्विसेज को डिसेबल करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा लोड नहीं डाल रही हैं। लोड जो है काफ़ी ज़्यादा तो ये बैकग्राउंड इंटेलिजेंट ट्रांसफ़र सर्विस ही डालती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पासपोर्ट, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट स्पूलर, प्रिंट अगर आप प्रिंट स्पूलर को डिसेबल कर देते हैं तो प्रिंटर काम नहीं करेगा आपके कंप्यूटर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखते हैं। विंडोज़ मोबाइल हॉटस्पॉट सर्विस, नहीं मुझे हॉटस्पॉट सर्विस और हॉटस्पॉट से ही तो मैं अपना इंटरनेट चला रहा हूँ। एक्सबॉक्स एसेसरी मैनेजमेंट सर्विस, मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सबॉक्स हटा दिया, तो जहाँ जहाँ मुझे एक्सबॉक्स दिखेगा मैं वहाँ हटाता जाऊँगा। विंडोज़ अपडेट, विंडोज़ टाइम, विंडोज़ सिक्योरिटी सर्विस, सर्च, विंडोज़ सर्च को आप चाहें तो डिसेबल कर सकते हैं। विंडोज़ और मैं कोई सर्विस देख रहा हूँ, थीम्स, टेलीफोनी, टाइम ब्रेकर, सिस्टम नोटिफिकेशन, हार्डवेयर डिटेक्शन, सिक्योरिटी सेंटर, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप आगे चल के इंस्टॉल करने के बाद चेक कर सकते हैं सर्विसेज को बंद करके। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक IPv6 की मैं देख रहा था, IPv6 की सर्विस खुली रहती है, लेकिन हम जो है समय IP4 ही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो IPv6 की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ठीक है, उसको पड़ा रहने देते हैं। मुझे IPv6 मिल नहीं रहा, कहाँ गया। IP हेल्पर, IP ट्रांसफ़र, IPv6 शायद एक्स्ट्रा सर्विसेज में हो। माइक्रोसॉफ्ट GPIO क्लास एक्सटेंशन, हाँ माइक्रोसॉफ्ट IPv6 ड्राइवर प्रोटोकॉल, लेकिन मुझे इसको डिसेबल नहीं करना है। USB जेनरिक, ठीक है। मॉडम, प्रिंटर,
ऑफलाइन फाइल्स ड्राइवर, ठीक है। आप चाहें तो इन सर्विसेज के बारे में एक्स्ट्रा रिसर्च कर सकते हैं कि किस सर्विस से क्या होता है। अगेन मुझे एक्सबॉक्स की 2 सर्विस मिल गई, एक ही सर्विस है, तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। एक्स इनपुट HID फिल्टर ड्राइवर, इसको छोड़ देते हैं। रैम डिस्क ड्राइवर, तो प्रिटी मच हमारा जो चीज़ें हैं वो तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं अनअटेंडेंट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारा सेटअप किस तरीके से आगे बढ़ेगा उससे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि नए जो विंडोज़ के सेटअप हैं उनमें जो है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट से लॉगिन नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपका खुलेगा नहीं। ज़रा मैं सबको ऐसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, फिर हम एक एक करके सब खोलेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप हटा सकते हैं कि हम बिना माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन किए ही जो हैं आ जाएं। इनफैक्ट आप जो हैं वो अपना यूज़र अकाउंट भी पहले से ही बना सकते हैं। ऊपर ऑप्शन आ रहा है ऐड लोकल अकाउंट, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है, ठीक है, तो आपको इसे अनेबल करना पड़ता है यहाँ से। तो अनेबल कर लिया मैंने। तो सबसे पहले एक एक करके देखेंगे, इसको सबको बंद कर लेते हैं। जर्नलाइज में कुछ है नहीं। विंडोज़ डिप्लॉयमेंट, ये देखिए स्किप ऑनलाइन अकाउंट सेटअप माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, इसको हम कर देंगे फॉल्स। स्किप वायरलेस सेटअप, हमको ये भी फॉल्स करना है। हमको नहीं चाहिए कि मतलब कनेक्शन जो है मतलब ज़रूरी है ही है। नेटवर्क लोकेशन को मैं छोड़ देता हूँ, उसमें वो पूछता है कि आप होम नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। और स्किप गोइंग फास्ट पेज, स्किप विंडोज़ वेलकम स्क्रीन मुझे रखनी है, वेलकम सेंटर मुझे रखना है। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं वो भी मुझे रखनी है, अकाउंट वो भी मुझे रखना है। स्पेशलाइज पे देख लेते हैं। स्किप ऑटो एक्टिवेशन, कंप्यूटर नेम, प्रोफाइल, सिस्टम प्रेप, प्रोडक्ट की आप चाहें तो पहले से डाल सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे पहले से एक की डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे वो करने की ज़रूरत है नहीं। सिस्टम UI, कॉम्पैक्ट OS, स्किप पेज, प्रोडक्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अनअटेंडेंट में ये 2 ही ऑप्शन मुझे लगे जो मुझे बंद कर देने चाहिए। स्पेशलाइज और विंडोज़ PE। रिपोर्ट इंस्टॉलेशन स्टैटिस्टिक्स, सेंड रिपोर्ट टू माइक्रोसॉफ्ट, इसको मैं बंद कर देता हूँ। क्यों रिपोर्ट भेजनी है माइक्रोसॉफ्ट को। अनेबल डायनामिक अपडेट, तो प्रिटी मच हमारा जो है सब हो गया है। अब यहाँ पे कुछ रह नहीं गया है, तो नीचे सबसे नीचे फिनिश है, अप्लाई करते हैं। अब ये आपसे पूछेगा कि आपको इमेज फॉर्मेट कैसा रखना है, आपको स्टैंडर्ड रखना है WIM या हाई कंप्रेशन रखना है ESD। ज़्यादातर अभी जो ऑनलाइन ISO आ रहे हैं उनमें ये ESD ही होता है, और ESD को बिल्ड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। WIM जल्दी बिल्ड हो जाता है, लेकिन WIM का साइज़ बड़ा होता है। हो सकता है आपका जो विंडोज़ का ISO है वो 6 से 7 GB का बने अगर आप WIM को यूज़ करें। अगर आपको किसी और को नहीं देना है, कहीं अपलोड नहीं करना है, कहीं ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो WIM ही अच्छा है। लेकिन अगर आपको कंप्रेस्ड चाहिए तो आप ESD ले सकते हैं, ठीक है। और नीचे के ऑप्शन को हम चेक कर देते हैं, क्रिएट ISO। अभी हमसे पूछेगा कि आपको कहाँ सेव करना है, तो कहीं पे भी जहाँ आपकी इच्छा हो आप लोकल डिस्क CDE कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। शर्त ये पहली वाली ही है कि अगर आप किसी और डिस्क में भी सेव कर रहे हैं तो अपनी लोकल डिस्क C में 11 से 12 GB तक, 10 GB है मेरे ख्याल से तब भी काम हो जाता है, लेकिन 11-12 GB आप मान के चलिए। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा स्पेस लेके चल रहे हैं कि दिक्कत ना हो। अगर इतना साइज़ रहता है तो जो
टेम्परेरी फाइल्स जो बनती हैं, जो कैश फाइल्स आप बोल सकते हैं, वो सी ड्राइव में जाती हैं, फिर दूसरी ड्राइव में जाती हैं, तो उनके लिए स्पेस रहना चाहिए, ठीक है। उससे कम होगा तो शायद आपका काम ना बने, शायद ISO ही ना बने, या फिर शायद ये क्रैश हो जाए प्रोग्राम, तो वो थोड़ा सा ज़रूरी है। तो आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं इसको। मैं इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। और ये नाम लिख के आ रहा है एंटी लाइट, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम दे सकते हैं कस्टम, C को कैपिटल रखते हैं, कस्टम विंडोज़ 10 ISO, ठीक है। तो कस्टम विंडोज़ 10, अच्छा ISO नहीं लिखेंगे, वो तो .ISO एक्सटेंशन लगी जाएगा आगे चल के। आप आगे और भी चीज़ें लिख सकते हैं, बाय मी, बाय मेरा, जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो सेव करेंगे इसको। और लेबल क्या लगाएंगे आप? लेबल आप कुछ लगा सकते हैं। मैं लेबल भी वही लगा रहा हूँ, कस्टम विंडोज़ 10, ठीक है। आप अपना कोई नाम दे सकते हैं, विंडोज़ 10 अल्ट्रा प्रो, विंडोज़ 10 प्रो मैक्स, बाय जो भी आपका नाम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ें बना सकते हैं और ओके कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, अभी हम ओके नहीं करेंगे। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई है, तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि विंडोज़ में आप वॉलपेपर कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो वॉलपेपर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और एक्सप्लोर माउंट डायरेक्टरी, ठीक है, और ओके कर देते हैं। और ये हम डायरेक्टरी के अंदर आ गए। अगेन यहाँ पे बहुत हाई लेवल का कस्टमाइजेशन किया जा सकता है। अगर हम विंडोज़ में जाएं और हम जाएं वेब पे, और ये देखिए वॉलपेपर आ गया। विंडोज़ में गए, उसके बाद गए वेब, WEB, ठीक है, वॉलपेपर पे आ गए। और फिर से विंडोज़ 10 पे जाते हैं, तो देखिए सारे वॉलपेपर हमारे सामने आ चुके हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट ये वॉलपेपर आता है और इसका नाम है IMG 0, ठीक है। तो आपको करना ये होगा, आप कोई दूसरा वॉलपेपर डाउनलोड करिए, उसका नाम कर दीजिए IMG 0 और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग कर दीजिए। लेकिन जब भी आप कुछ ऐसा करेंगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, बीच में एरर आएगा। तो उसके लिए ही हमने शुरुआत में, एकदम शुरुआत में टेक ओनरशिप का एक हमने फ़ीचर डाउनलोड किया था, मतलब एक प्रोग्राम, स्क्रिप्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ये वेब वाले फ़ोल्डर पे राइट क्लिक करेंगे और ले लेंगे टेक ओनरशिप। हमने ओनरशिप ले ली है इसकी, ठीक है। तो हमने इसकी ओनरशिप ले ली। अब हम यहाँ पे नेम को चेंज भी कर सकते हैं, फाइल को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है सिस्टम 32 के अंदर जाके भी हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अगर हमको बहुत एडवांस चेंजेस करने हो तो रूट के अंदर विंडोज़ के हम चेंजेस कर सकते हैं। हमको पहले सिस्टम 32 के फ़ोल्डर पे क्लिक करके परमिशन लेनी पड़ेगी, और परमिशन लेके हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। ये एक्सप्लोरर है, यहाँ पे एक्सप्लोरर को हम हटा सकते हैं, नोटपैड को हम हटा सकते हैं। अगेन इससे हमारा सिस्टम जो है वो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन हम ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगेन आ जाते हैं वापस, तो इस तरीके से वॉलपेपर चेंज होता है। अप्लाई पे आ जाते हैं वापस, और ऊपर आपको एक प्रोसेस बटन दिख रहा होगा। पहले हम ISO पे क्लिक कर देते हैं। अगेन हम इसका एक नाम रख देते हैं, कस्टम विंडोज़ 10, ठीक है, कस्टम विंडोज़ 10। और सेम चीज़ कस्टम विंडोज़ 10, एंड ये डेस्कटॉप पे सेव होगा। अब मैं क्लिक कर देता हूँ प्रोसेस पे। तो जैसा ही मैं प्रोसेस पे क्लिक करूँगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले तो वो अपडेट्स इसमें ऐड होना शुरू हो जाएंगे और वो इंटरनेट से डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे जो मैंने सेट किए हैं इसमें। तो जैसे ही मैंने प्रोसेस पे क्लिक किया, ये ओके, और ये कह रहा है कि अपना विंडोज़ डिफेंडर बंद कर दो, क्योंकि इस बीच में कई बार ये फॉल्स पॉजिटिव देता है, ठीक है। तो ये अपने आप खुल के आ गया। तो हम ज़रा विंडोज़ प्रोटेक्शन को बंद कर देते हैं, इसको डिसमिस कर देते हैं, और
ठीक है, तो मैंने देखिए विंडोज़ डिफेंडर इसीलिए नहीं निकाला था कि इसको कुछ मिला है पैकुन वैन करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेटिंग्स कहाँ से चेंज करें, मैनेज सेटिंग्स, रियल टाइम प्रोटेक्शन बंद कर दिया मैंने, इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिफेंडर बंद करने के लिए इसलिए बोल रहा है कि उस समय क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव आने लगता है जब विंडोज़ का ISO बिल्ड करते हैं। तो अगेन हम जो है इसको येस कर देते हैं और ये विंडोज़ का ISO बिल्ड करने लगा। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब सिंपली ये है कि ये अपडेट्स विंडोज़ में तो डाल नहीं रहा, ये एक थर्ड पार्टी ISO बना रहा है जो कि विंडोज़ डिफेंडर को लगता है कि ये कुछ मैलिशियस हरकत हो रही है यहाँ पे जो है कुछ गड़बड़ मामला चल रहा है। जबकि गड़बड़ क्या चल रहा है, आप जो है अपना कस्टम ISO बना रहे हैं। तो देखिए ये डाउनलोड होने लगे। अब एक चीज़ आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो है, ये जो प्रोसेसेस यहाँ पे हो रही हैं, ये जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा यहाँ पे, और जैसे ही वो नोटिफिकेशन आएगा आपकी प्रोसेस जो है वो पॉज हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। जब आप क्लिक करेंगे फिर से वो वहाँ से चलेगी। तो काफ़ी सारे नोटिफिकेशन इस बीच में आएंगे जब आपका ISO बिल्ड होगा, और ISO बहुत लंबे समय तक बिल्ड होता रहेगा आपका। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप ऐसा मत करिएगा कि अगर 1 घंटे की प्रोसेस है ये या 1.5 घंटे की है, या किसी कंप्यूटर में 2 घंटे भी लग सकते हैं। मेरे कंप्यूटर में 2 घंटे से ऊपर लग गए थे। अगर आपका कंप्यूटर फास्ट है तो कम लगेंगे, और मेरे कंप्यूटर से स्लो है तो ज़्यादा लग सकते हैं, ठीक है। इस बीच में इसने जब बहुत सारे अपडेट डाउनलोड कर लिए तब एक नोटिफिकेशन आया, जब रेडी कर लिए तब एक नोटिफिकेशन आया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप छोड़ के जा नहीं सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका ISO अपने आप ही आ जाएगा डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी, सब जगह पे। तो अब इस प्रोसेस को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ तक अगर आपने सब कुछ कर लिया है तो आप ISO बिल्ड कर लेंगे। और मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास एक अच्छा सेटअप है या स्पेयर में एक दूसरा कंप्यूटर पड़ा हुआ है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो पहले उस ISO को इंस्टॉल करके देखें अपने दूसरे कंप्यूटर में, या अपने ही कंप्यूटर में कर सकते हैं। अगर आपने 2 पेन ड्राइव्स बना रखी हैं कि एक से अगर कुछ गड़बड़ होता है तो दूसरे से हम फिर से सही विंडोज़ इंस्टॉल कर लेंगे जो हमारी स्टॉक विंडोज़ है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत होगी नहीं, अगर आपने वैसे ही फॉलो किया जैसे मैंने किया है तो कुछ खास होगा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप और ज़्यादा डीप डाइव करने की कोशिश करते हैं कि मैं जो है एक्सट्रीम डीप लोड करूँगा विंडोज़ को, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज को डिसेबल कर दूँगा, फंक्शंस को डिसेबल कर दूँगा, तो हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ब्रेक हो जाए, ठीक है। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब ये प्रोसेस तो चलेगी 2.5 घंटे तक चल सकती है, इससे ऊपर ही चलेगी। तो ये पूरी प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।